हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू मैथ्स वाटिका। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 4। इस सीरीज़ के पीछे जो भी क्लासेज हुई है उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3250 प्लस वाली बुक से हम लोग मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी देख रहे हैं, तो रीजनिंग का भी प्लेलिस्ट जो बना है उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के आप पीछे क्लासेज को देख सकते हैं। देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। बोला है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5000 से 2000 कम। भाई 5000 से 2000 कम यानी कि कितना हो जाएगा, 3000 हो। आगे देखिए क्या बोला, डीलर इस पर यानी इस वाले कीमत पर 10% छूट देता है। 10% छूट का मतलब है इस वस्तु का कीमत इसके पूर्व कीमत के 90% यानी 90/100 के बराबर हो जाएगा, रह जाएगा। आगे बोला है इसके बाद रिटेलर क्रय मूल्य पर 5% की छूट। अब इस पर इस कीमत पर फिर से 5% का छूट रिटेलर देता है, तो अब इसका कीमत कितना हो जाएगा, इसके 95% के बराबर यानी कि 95/100। पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा, तो ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य आपका यही हो जाएगा। आइए इसको सोल्व करते हैं। 2 और 2 4 जीरो नीचे में भी है और 4 जीरो आपका ऊपर में भी है। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। अब हम इसको गुना करेंगे, आंसर निकल जाएगा। जब गुना करेंगे तो देखिए 3, 9 और 5, लास्ट में आपका 5 आएगा और लास्ट में 5 वाला एकमात्र ऑप्शन है, तो वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो इन चीज़ों का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। हम गुना तो कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए जब आप इसको गुना करिएगा तो इकाई अंक कितना मिलेगा, तो 9 तिया 27, 7 और 7 पंचे 35, तो जिसके लास्ट में 5 होगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यह आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। 1 - cos थीटा बट्टा 1 + cos थीटा का मान हम लोग को यहाँ पे बताना है। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 1 - cos थीटा है ना, बट्टा में आपका क्या है, बट्टा में 1 + cos थीटा है। हम इसका करेंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण करने का मतलब होता है कि कैंजुगेट से गुना, यानी कि नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर लीजिए। तो 1 - cos थीटा से हम ऊपर में भी गुना करेंगे और 1 - cos थीटा से हम लोग नीचे में भी गुना करेंगे, और यह रूट के भीतर है तो इसको आप रूट के भीतर कर लीजिए। ठीक है, 1 - cos थीटा बट्टा 1 + cos थीटा था, तो नीचे वाला का चिन्ह बदल के हम ऊपर नीचे गुना कर लिए। देखिए इससे यह वैल्यू कट जाएगा। दरअसल आप कितना से गुना किए हैं, 1 से गुना किए हैं, और किसी भी संख्या में 1 से गुना करने से उसके मान में कोई अंतर नहीं आया। आगे देखिए 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, अगर आप इस तरह से लिखते हैं x गुना x, तो यह क्या हो जाएगा आपका x² हो जाएगा, और x² का वर्गमूल फिर से कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा को जब हम रूट के भीतर गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 - cos थीटा आपका बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 1 - cos थीटा कितनी बार है सर, 1 - cos थीटा 2 बार है। देखिए 1 - cos थीटा गुना 1 - cos थीटा, तो सेम चीज़ में से एक बार हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, रूट में रहता है तो। और यहाँ देखिए जब आप नीचे वाला दोनों को गुना करिएगा तो क्या होगा, इसका फॉर्म है a + b इंटू a - b, तो इसके लिए हम लिखेंगे a² यानी 1 का स्क्वायर तो 1 - b² यानी कि cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा होता है। तो यहाँ पे जब आप इस दोनों को गुना करिएगा तो sin² थीटा आएगा, और जब आप इसका रूट करिएगा तो sin² थीटा का रूट क्या होगा, sin थीटा हो जाएगा। बस अब इसको सोल्व कर लीजिए। साइन थीटा किसके बट्टा में है, दोनों के बट्टा में, तो दोनों में साइन थीटा से भाग करिए। 1/sin थीटा होता है cosec थीटा, ठीक है, माइनस है तो माइनस, फिर cos में साइन से भाग करिएगा तो cos/sin थीटा बराबर होता है cot थीटा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, cosec थीटा माइनस cot थीटा। विकल्प ए जो है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। केवल हम लोग परिमेयकरण किए, और परिमेयकरण करने से हम लोग का आंसर जो है यहाँ पे आ गया है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा क्या है, बोला है 2013 में बेची गई साइकिलों की संख्या 2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत। हमें यहाँ पे 2 डाटा चाहिए, एक तो चाहिए कि 2013 में कितना साइकिल बिका, और फिर हमें चाहिए कि 2017 में कितना साइकिल बिका। हमें यही बताना है कि 13 में जो साइकिल बिका है उसका 17 से कितना प्रतिशत है। तो 2013 में देखिए कितना साइकिल बिका है सर, 2013 में कुल मिला के 45 साइकिल बिका है। ठीक है, आगे चलिए, और 2017 में कितना साइकिल बिका है, 2017 में आपका 90 साइकिल बिका है। हमें क्या बताना है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है, हमें यहाँ पे बताना है कि 13 में बेची गई साइकिल की संख्या 17 में बेची गई साइकिल की संख्या का कितना प्रतिशत। 13 में साइकिल कितना बिका है, 45, 17 में कितना बिका है, 90। हमें यही बताना है कि 45 से 90 का कितना प्रतिशत, तो हम लिखेंगे 45/90 गुने 100। अगर हमसे पूछा जाता है एक्स वाई का कितना प्रतिशत, तो हम x/y गुना 100 करते। अगर हमसे यह पूछा जाए कि वाई एक्स का कितना प्रतिशत, तो हम y/x गुना 100 करेंगे। सोल्व करिए इसको, 45 को काटिएगा, 45 से काटिएगा 90 को 2 बार में, 2 से काटिएगा 100 को कितना बार में, 50,
50% हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप और कह सकते हैं कि सर जो संख्या दे रखा है वो तो 1000 में दे रखा है, तो यहाँ जो 45 आप देख रहे हैं वो 45 नहीं है, 45,000 है। ठीक है, कोई बात नहीं है। और यहाँ जो 90 आप देख रहे हैं वो 90 नहीं है, कितना है, 90,000 है। फिर भी हमें क्या बताना है, हमें यह बताना है कि 45,000 90,000 का कितना प्रतिशत। तो 45,000 ऊपर 90,000 नीचे, गुणा करेंगे 100 से, तो देखिए 000 से 000 तो कैंसिल आपका हो ही जाएगा। तो जो वैल्यू आपका प्रतिशत में इस डाटा पे आएगा वही वैल्यू आपका इस पे भी आता है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि छोटे वैल्यू पे ही अपना मान निकाल लेंगे। बात जब भी रेशियो का हो और परसेंटेज का हो तो छोटे वैल्यू में जो आंसर आएगा बड़े वैल्यू में भी वही आंसर आएगा। यहाँ देखिए क्या है, बोला है यदि दो संख्याओं के बीच अंतर 52 का है और वे संख्याएं 7:3 के अनुपात में है। दो संख्याओं में 7:3 का अनुपात है, इसका मतलब पहला संख्या 7 और दूसरा संख्या 3। ध्यान से समझिएगा, पहला संख्या 7 और दूसरा संख्या क्या है, 3 है। यह तो अनुपातिक मान है। यहाँ बोला है दोनों संख्याओं के बीच अंतर 52 का। दोनों संख्याओं के बीच वास्तव में अंतर कितना का है, 52 का। अनुपात में देखिए तो सर अनुपात में दोनों संख्याओं में अंतर 7 और 3 4 का, इसका मतलब 52:4 का मान हो जाएगा। जो वास्तव अंतर है, वास्तविक अंतर है वो 52 का है। अनुपातिक अंतर कितना है, 7 और 3 में 4 का। तो दोनों संख्याओं का अंतर 52 का, अनुपात में 4 का, इसका मतलब 4 का वैल्यू 52 है, तो 1 का वैल्यू 52/4 हो जाएगा। हमें बताना है बड़ी संख्या यानी अनुपात 7 का मान, तो हम 7 से गुना कर लेंगे। जिसका मान देगा उससे करना है भाग, जिसका मान पूछेगा उससे करना है गुना। काटे इसको, 4 से काटिएगा, 13 चौके 52, 13 सत्ते 91, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। रिपीट कर रहे कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिएगा। अंतर कितना दिया है, 52। जो अंतर है उसको ऊपर लिखेंगे। यहाँ अंतर कितना है, यहाँ अंतर है 4 का, यानी 52:4 का मान है। 4 से भाग कर लिया, अनुपात 1 का मान। बड़ी संख्या यानी अनुपात 7 का मान, तो 7 से गुना। जिसका मान पूछेगा उससे गुना करना है, जिसका मान दिया जाएगा उससे भाग करना है। आगे देखिए, बोला है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके भुजाएं 12, 14 और 16। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो आपका विषम बाहु त्रिभुज से है। तीनों भुजाओं का माप अलग अलग है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। कैसे निकलता है, तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर लीजिए, तो 12 + 14 + 16 बट्टा कितना, बट्टा 2। 12 + 14 + 16 कितना हो जाएगा, 16 और 14 30 और 12 42, 42/2 यानी कि 21। तो इसका मान आपका 21 हो जाएगा। इस कहने का मतलब कि सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। उसके बाद हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए डेल्टा से त्रिभुज के क्षेत्रफल को दर्शाते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे एस। तो सबसे पहले एस के जगह लिखना है 21 इंटू, अब एस में से तीनों भुजाओं को घटाते हुए लिखिए। एस माइनस ए तो 21 में से 12 माइनस करिए 9, एस माइनस बी तो 21 में से 14 माइनस करिए 7, और एस माइनस सी 21 में से 16 माइनस करिए 5। बस इसको सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है आपका 21 है, तो 21 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी तो आपका 9 का वर्गमूल हो ही जाएगा। आइए इसको तोड़ते हैं। 21 के लिए 7 × 3 लिखें तो एक 7 यहाँ पे और एक 7 यहाँ पे, तो 2 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। बचेगा अंदर में 3 और 5, तो 3 और 5 को रूट के भीतर ही रहने दीजिए क्योंकि अब बाहर निकलेगा नहीं, इसका जोड़ा बन नहीं रहा है। तो 7 या 21 √15, विकल्प सी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि तीनों भुजाओं का माप आपका अलग अलग है। विषम बाहु त्रिभुज है और विषम बाहु का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग यहाँ पे किए हैं, जहाँ S का मतलब होता है अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा, परिमाप होता है तीनों भुजाओं के लंबाई का योग। यहाँ पे देखिए हमारा एक कोर्स चल रहा है मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन के ऊपर। आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका या मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, तो वहाँ पे हमारी सारी पेड कोर्सेज आपको मिल जाएगी। वहाँ पे आपको मैथ फाउंडेशन है, रीजनिंग फाउंडेशन है, LP टेक्नीशियन का मास्टर बैच है। इसके अलावा यह एक बैच है जो नया हमने स्टार्ट किया है, ब्रह्मास्त्र बैच आपको मिल जाएगा। इस कंप्लीट बैच का फ़ी आपका 399 रुपये है, जिसमें जो मैथ फाउंडेशन बैच है उसका सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिल जाता है। यानी इस बैच के साथ साथ आपको मैथ फाउंडेशन कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। इस बैच के अंदर सारे लेटेस्ट कंटेंट आपको कराए जाएंगे, जैसे 2022 और 23 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके क्वेश्चन को चैप्टर वाइज और टाइप वाइज जो है वो आपको इस बैच के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अगला नंबर 6 क्वेश्चन, इसको भिन्न के रूप में निरूपित करना है। क्वेश्चन आपका रेकरिंग से है। रेकरिंग बहुत अच्छी तरह से हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, 2.6 बार आया है तो 6 के ऊपर यह सिंबल लगाएंगे।
अच्छा, इस सिंबल को हटाने का, जो नंबर बार बार आएगा उसके ऊपर इस सिंबल को हम लोग लगाते हैं। इस सिंबल का मतलब है कि यह नंबर बार बार आया होगा। अब इसको हटाने का तरीका देखिए क्या होता है। दशमलव से पहले अगर कोई वैल्यू रहे तो उसको लिखेंगे और दशमलव के स्थान पर प्लस लिखना है, और एक नंबर के ऊपर से रेकरिंग हटाना है तो उसके बट्टा में 9 लिखेंगे। 2 नंबर के ऊपर से रेकरिंग हटाना होगा तो उसके बट्टा में 2 9 लिखेंगे। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 + 6 के ऊपर से रेकरिंग हटाना होगा तो 6/9। आगे देख लीजिए, आगे फिर हमें प्लस करना है, 2.7 है तो हम क्या लिखेंगे, 2 + 7 के ऊपर से हमें रेकरिंग हटाना है तो 7/9, यही तो लिखेंगे। 2.7 डॉट 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 है तो 2.7 के ऊपर रेकरिंग होगा। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, दशमलव के पहले अगर कोई नंबर रहेगा तो उसके जगह दशमलव के जगह प्लस लिखना है, और 7 एक नंबर के ऊपर से रेकरिंग हटाना है तो बट्टा में 1 9 लिखते हैं। ठीक है, चलिए, वैसे भी दशमलव का मतलब प्लस होता है। जैसे 1.5 है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 0.5, जोड़ के देखिए 1.5 ही आपका आएगा। अब चलिए, इस दोनों को आप इस फॉर्म में तोड़ चुके हैं। पूर्णांक को आप एक साथ जोड़ लीजिए और भिन्न को एक साथ जोड़िए, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा 4, प्लस यहाँ देखिए 6/9 में 7/9 जोड़िएगा तो 6 और 7 13/9, भिन्न को एक साथ जोड़ लिए। दोनों को कैलकुलेट करिए, देखिए 9 चौके 36 और 13, 36 और 13 49, 49/9, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, विकल्प डी लिखेंगे। रेकरिंग के कॉन्सेप्ट पे यह चीज़ आपका आधारित है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट रेकरिंग का है तो आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ देखिए बोला क्या है, एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पी से क्यू तक जाता है और फिर उसी मार्ग से 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस पी शहर तक आता है। हुआ क्या है, देखिए शहर पी से लेकर के क्यू तक कोई ट्रक जाता है आपका, पी से लेकर के कहाँ तक जाता है, क्यू तक जाता है। तो एक चीज़ तो तय है कि P से Q तक जाने में जितना दूरी होगा, Q से P तक वापस आने में भी वही दूरी होगा। आप अपने घर से ऑफिस तक जाइएगा जो डिस्टेंस होगा, ऑफिस से घर आइएगा तो वही डिस्टेंस होगा। इसका मतलब है कि 2 समान दूरी तय करता है। जाने वक्त ट्रक का स्पीड क्या रहता है, 60 किलोमीटर/आवर रहता है, और आने वक्त इसका स्पीड कितना रहता है, 100 किलोमीटर/आवर। एक ट्रक जो है जाता है इस दूरी को इस चाल से, ठीक है, इस चाल से इस दूरी को जाता है और वापसी में इसका चाल इतना रहता है। समान दूरी है पी से क्यू तक, इसी दूरी को पहले 60 के चाल से और इसी दूरी को वापस लौटता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो समान दूरी हो गया, सिर्फ चाल अलग अलग। तो 2 समान दूरी हो, चाल अलग अलग हो, तो पूरे यात्रा में औसत चाल बराबर होता है 2xy / x + y। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम आएगा। कब यूज करना है, जब 2 समान दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय किया जाए तो पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल, जहां x के स्थान पर क्या रखना है, जो पहला स्पीड होगा या जाने वक्त स्पीड होगा, और y के स्थान पर क्या रखना है, जो आने वक्त स्पीड होगा। सोल्व करिए, 2 × x के जगह जाने वक्त स्पीड है 60, y के जगह आने वक्त स्पीड है 100 और बट्टा 60 + 100 यानी कि 160। सोल्व करते हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटिएगा तो यह 3 होगा, यह आपका 4 हो जाएगा, और 4 से हम अगर काटे 100 को तो 25, 25 दिया कितना आ गया, 75। तो 75 किलोमीटर/आवर यही आपका स्पीड हो जाएगा एवरेज। पूरे यात्रा के दौरान इस ट्रक का जो औसत चाल होगा वो आपका होगा 75 किलोमीटर/आवर। 2 समान दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय किया जाए तो पूरे यात्रा में औसत चाल 2xy / x + y। क्वेश्चन को पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि डिस्टेंस आपका समान है। जैसे बोलेगा कि कोई व्यक्ति घर से ऑफिस जो है इस चाल से जाता है और ऑफिस से घर इस चाल से आता है, इसका मतलब क्या है कि जितनी दूरी वह जाता है उतना ही दूरी वापस लौटता है। समान दूरी है, चाल अलग अलग है, तो पूरे यात्रा में औसत चाल 2xy / x + y होगा। इसी तरह से कभी कभी 3 समान दूरी के लिए भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 3 समान दूरी को 3 अलग अलग चाल से तय किया जाए तो पूरे यात्रा में औसत चाल क्या होगा। वहाँ पे फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, जब 3 समान दूरी हो तब 3xyz, ठीक है। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आपका पूछ देता है, बट्टा xy + yz + zx, जहाँ xyz के स्थान पर क्या रखना है, x के जगह पहला स्पीड, y के जगह दूसरा स्पीड और z के जगह तीसरा स्पीड। और तीसरा जो फॉर्मूला हम लोग एवरेज स्पीड का प्रयोग करते हैं वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो पीछे के क्लासेज में हम लोग देखे हैं। टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी बट्टा कुल समय। इसका उपयोग आपको तब करना है जब डिस्टेंस भी अलग अलग हो और स्पीड भी अलग अलग हो या अलग अलग समय दे रखा हो। पीछे इस पे आधारित हम लोग कई क्वेश्चंस किए थे, एक एक सेट में 2-2 क्वेश्चन आपका इसके ऊपर आधारित दिया गया था। तो औसत चाल निकालने का कुल मिला के यह 3 फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। समान दूरी रहने पर इस दोनों का उपयोग करना है, 2 समान दूरी तो इसका, 3 समान दूरी तो इसका, और यह औसत चाल निकालने का जनरल फॉर्मूला है, कुल दूरी बट्टा कुल समय।
आगे चलिए, यहाँ देखिए क्या है, ए 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है। देखिए ए जो है ना वह 100 अंडे गिन सकता है कितने मिनट में, 4 मिनट में। इसका मतलब 1 मिनट में 100/4 कितना अंडा गिनेगा, 1 मिनट में 25 अंडा गिनेगा ए। बी उतना ही अंडे 5 मिनट में, बी उतना ही अंडा, इसका मतलब बी 100 अंडा गिनेगा कितने मिनट में, 5 मिनट में। तो बी 1 मिनट में कितना अंडा गिन सकता है, 20 अंडा हो जाएगा। जब 100 अंडा गिन सकता है 5 मिनट में तो 1 मिनट में 100/5। आप एक चीज़ बताइए कि दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना अंडा गिन सकता है। सर 25 और 20, 1 मिनट में दोनों मिलकर 45 अंडा गिन सकता है। सवाल क्या है, वे एक साथ मिलकर 450 अंडा कितना समय में। भाई 450 अंडा दोनों मिलकर कितना समय में गिनेगा, तो जब 1 मिनट में 45 अंडा गिन सकता है तो 450 अंडा में 450/45 यानी कि 10 मिनट का समय इसको लगेगा। विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये 100 अंडे 4 मिनट में तो 1 मिनट में 25, 100 अंडे 5 मिनट में तो 1 मिनट में 20, दोनों मिलकर 1 मिनट में 45, तो 450 अंडा गिनने में कितना समय, 450/45, दोनों को मिला करके गिनवाना था। यहाँ सवाल देखिए क्या है, वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है। वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है, ठीक है। यानी कि पिता की जो आयु है वह पुत्र की आयु से कितना अधिक है, 25 वर्ष अधिक है। तो पिता और पुत्र की आयु में अंतर 25 वर्ष का हो गया, ठीक है। आगे चलिए, अब बोला है 5 साल पहले हमारे आयु का योगफल 39। आयु का योगफल जो 39 है वो 5 साल पहले है। दो व्यक्ति के आयु का योग 39 है और कब का है, 5 साल पहले का। तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे, क्योंकि दो व्यक्ति हैं ना। 5 साल पिता के लिए जोड़ेंगे और 5 साल पुत्र के लिए जोड़ेंगे। तो 39 और 10 49, यानी वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग कितना होगा, 49 हो जाएगा। इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं, फिर से समझिएगा, ठीक है। इस बात को समझिएगा, क्वेश्चन की भाषा को समझिएगा, तब आसानी से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बोला वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है। पिता की आयु जो है वह पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है। इसका मतलब पिता और पुत्र की आयु में अंतर कितने वर्ष का, 25 वर्ष का। अगर हम आपसे कहें कि आपके बड़े भाई का आयु आपसे जो है 3 साल ज़्यादा है, इसका मतलब आपके बड़े भाई की आयु में और आपकी आयु में कितने वर्ष का अंतर, 3 वर्ष का अंतर। ज़्यादा बोला जाए या कम बोला जाए, दोनों का मतलब अंतर होता है। और अंतर जब भी निकालना होगा तो बड़का माइनस छोटका करेंगे। तो निश्चित रूप से पिता का आयु जो होगा वह पुत्र की आयु से ज़्यादा होगा। अंतर कितने का, 25 वर्ष। यहाँ क्या किए, 5 साल पहले हमारी आयु का योग 39। तो 5 साल पहले सोचिए, पिता का आयु अभी f वर्ष ले लेते हैं वर्तमान में, तो 5 साल अभी f वर्ष ले लेते हैं। 5 साल पहले हमारी आयु का योगफल कितना था, 39। तो अभी अगर हम लेते हैं पिता का आयु f वर्ष वर्तमान में, तो 5 साल पहले पिता का आयु f-5 होगा और पुत्र का वर्तमान आयु अगर s वर्ष लेते हैं तो 5 साल पहले s-5 होगा और दोनों के आयु का योग 5 साल पहले कितना था, 39 था। देखिएगा यहाँ से f प्लस s बराबर कितना होगा, -5 -10 इधर है, -10 इधर आके 39 में आके जुड़ जाएगा ना, -10 इधर आएगा तो +10 49 हो जाएगा। तो इस वजह से सीधे हम कर दिए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, हमें क्या बताना है, मेरी वर्तमान आयु यानी कि पुत्र की आयु बताना है। तो पुत्र की आयु निकालने का डायरेक्ट तरीका है, देखिए इस दोनों को घटा करके 2 से भाग। तो 49 में से 25 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 24। 24/2 यानी पुत्र का वर्तमान आयु 12 वर्ष। एस क्या माने हैं, मेरी यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु। एफ क्या माने हैं, पिता की वर्तमान आयु। जब भी क्वेश्चन ऐसे रहे ना, x प्लस वाई का वैल्यू कुछ दे रखा हो, मान लीजिए 18 दे रखा है, ठीक है, और x माइनस वाई का वैल्यू दे रखा है 6। आपसे पूछे कि x का मान क्या होगा, तो x वाला देखिए दोनों जगह प्लस में है ना, तो x का मान निकालना होगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। तो 18 और 6 24/2 12, डायरेक्ट तरीका। और y का मान निकालना होगा ना, तो y के साथ देखिए एक जगह माइनस है, तो y का मान निकालना होगा तो दोनों को घटा करके 2 से भाग। तो 18 में से 6 माइनस करिए 12, 12/2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरह से f प्लस एस और f माइनस एस दोनों का मान मालूम है। s का मान पूछा है, s एक जगह माइनस में है, तो s का मान निकालना होगा तो दोनों को घटा करके 2 से भाग। तो 49 में से 25 माइनस करिएगा 24, 24/2, आंसर क्या हो जाएगा, 12 वर्ष। विकल्प बी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, एक टेलीविज़न की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 3500 रुपये कम है। टेलीविज़न का कीमत जो है प्रिंटर के कीमत से 35,000 कम है। आगे बोला है प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत का 2 गुना। भाई प्रिंटर का जो कीमत है वह टेलीविज़न के कीमत का 2 गुना।
तो टेलीविज़न का कीमत अगर हम लेते हैं 1 तो प्रिंटर का कीमत कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दोनों के कीमत का रिलेशन तो हमें पता लग गया कि प्रिंटर का जो कीमत है वो टेलीविज़न की कीमत का 2 गुना, यानी टेलीविज़न का 1 तो प्रिंटर का 2। आगे देखिए अब क्या बोला था, टेलीविज़न का कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम। टेलीविज़न का कीमत प्रिंटर की कीमत से कितना कम बोला है, 35,000 कम बोला है। अनुपात में देखिए तो प्रिंटर का कीमत टेलीविज़न से कितना कम है, अनुपात 1 कम, यानी 35,000 अनुपात 1 का मान है, तो 1 से भाग करेंगे अनुपात 1 का ही मान निकलेगा। हमें निकालना है टेलीविज़न का कीमत यानी अनुपात 1 का ही मान, तो 1 से गुना करेंगे। भाई जिसका मान देगा उससे भाग करेंगे, जिसका मान पूछेगा उससे गुना करेंगे। क्या रह जाएगा, ये आपका 35,000 ही रह जाएगा, तो विकल्प बी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को सोल्व करने का आपका अगर सही अप्रोच होगा तो बहुत ही आसानी से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर कैलकुलेशन में आप फंसे हुए रह जाइएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे है कक्षा 9 के विद्यार्थियों के एक समूह ने एक इलाके में प्रत्येक परिवार के सदस्यों की संख्या जानने के लिए 40 परिवारों पर सर्वेक्षण किया गया, जिसके परिणाम नीचे दिया गया है। बारंबारता सारणी यहाँ पे दिया गया है। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। हमें क्या बताना है, आंकड़ों का बहुलक बताना है। बहुलक का मतलब होता है मोड। जब इस तरह से सारणी दिया जाए तो मोड कैसे निकालिएगा, देखिएगा यहाँ पे हम एक फॉर्मूला बनाए हैं, उसको आप अच्छे से समझिएगा। इसका जो फॉर्मूला है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझिए, इस फॉर्मूला का उपयोग आप करिएगा। जब भी सारणी दिया जाए तो मोड कैसे निकालिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है एल। एल का मतलब कि लोएस्ट जो वैल्यू होगा, लोएस्ट जो रेंज होगा उसको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे x माइनस ए। ठीक है, हम अभी बताते हैं कि x का मतलब क्या होगा, a का मतलब क्या होगा। बट यहाँ पे आपको लिखना है 2x माइनस ए प्लस बी, और गुना यहाँ पे आपको लिख लेना है दोनों का डिफरेंस, इसको हम लोग डी से डिनोट करेंगे। इस फॉर्मूला का आपको उपयोग करना है। अभी क्लियर करते हैं कि एल का मतलब आपको क्या लेना है ना, डी के जगह पे क्या लेना है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखिए इस तरफ चलिए, यह तो रेंज है। परिवार में सदस्यों की संख्या 2 से 4 संख्या वाला परिवार कितना है, 10। 4 से 6 सदस्य वाला परिवार में सदस्यों की संख्या, हाँ 4 से 6 सदस्यों वाला परिवार का संख्या है 8। उसी तरह से 6 से 8 सदस्यों वाला परिवार का संख्या 12 है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखिए तो किसका है, 10, 8, 12, 6, 4 इसका है। यही हमारा हो जाएगा x का मान। सबसे ज़्यादा जिसका फ्रीक्वेंसी होगा वह x का मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और इसके जस्ट पहले वाला a का मान और जस्ट बाद वाला b का मान। तो यहाँ पे 3 चीज़ आपका क्लियर हो गया। x a b, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वह x का मान हो जाएगा। इसके अलावा इसके पहले वाला a का मान और इसके बाद वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा वह b का मान हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। l का मान क्या होगा, जो आपका x का मान होगा, ध्यान रखिएगा, जो x का मान होगा इसमें जो लोअर लिमिट होगा वही l का मान होगा। l से लोअर लिमिट 6 से 8, तो लोअर लिमिट क्या है 6, तो यह l का मान हो जाएगा। और इसी दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, इसी दोनों का जो डिफरेंस होगा वही किसका मान हो जाएगा, d का मान हो जाएगा। 6 और 8 में कितना का डिफरेंस है, 2 का, तो d का मान 2 हो जाएगा। सोल्व करिए। सबसे पहले l, तो l के जगह लोअर लिमिट कितना है 6 है, तो 6 लिखिए, प्लस x माइनस a, तो x के जगह 12, a के जगह 8, तो 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बट्टा देखिए 2x, x का मान 12 है तो 2x का मान हो जाएगा 24, माइनस a प्लस b, तो 8 और 6 14। ठीक है, और गुना करेंगे यहाँ पे हम लोग डिफरेंस से। देख लीजिए इसके रेंज का डिफरेंस कितना का है, 6 और 8 में 2 का, तो 2 से गुना कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 4 में 2 से गुना करेंगे 8, बट्टा 24 में से 14 माइनस करिएगा 10 हो जाएगा। 8 में 10 से भाग करिएगा, एक अंक के बाद दशमलव यानी 0.8, तो 6 प्लस 0.8 यानी कि 6.8। विकल्प ए आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस अप्रोच के मदद से आप अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। सीधे आपको इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, तो सीधे कैलकुलेशन हम लोग इतना करेंगे और इतने कैलकुलेशन से अपने क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल लेंगे। रिपीट कर रहे चीज़ों को फिर से समझिएगा। क्या आपको करना है, जो सबसे बड़ा इसमें रेंज होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, उसको मानना x का मान। तो x का मान हो गया 12, x का मान 12, इसके जस्ट पहले वाला a का मान हो जाएगा और जस्ट बाद वाला b का मान हो जाएगा। अब इधर चलिए, इस दोनों में से जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसमें जो रेंज दे रखा है, दोनों में से जो छोटा वाला होगा वह आपका l हो जाएगा। लोअर लिमिट लेते हैं हम लोग, लोअर रेंज लेते हैं, 6 और 8 में से 6 लेंगे और d के जगह इसी दोनों का डिफरेंस हम लोग लेंगे। बाकी इस फॉर्मूला के ऊपर लेकर के आना है, आंसर आपको निकाल लेना है। आगे चलिए, बोला है 10 सहआभाज्य संख्याओं के समुच्चय का माध्य कितना होगा, माध्य 1 होगा। सहआभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका HCF 1 हो। जैसे मान लीजिए 7 और 8,
तो 7 और 8 का मौसा कितना है 1, तभी यह सहभाज्य संख्या कहलाता है। अगर हम लेते हैं 7, 8 और 11, 7, 8 और 11 का एचसीएफ क्या होगा, तीनों को सबसे बड़ी संख्या जो काटेगा 1 ही है, तो इसका एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि सहभाज्य संख्या हम लोग बोलते ही उसी को है जिसका एचसीएफ 1 होगा। तो 10 लीजिए, 20 लीजिए, 2 लीजिए, 4 लीजिए, अगर सहभाज्य संख्या है तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा 1 होगा, और एलसीएम उसका गुणनफल हो जाएगा। यह भी ध्यान रखना है। यहाँ चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ देखिए इसमें कितना अंक के बाद दशमलव है, 4 अंक के बाद, और इसमें 3 अंक के बाद। तो 4 अंक वाला में 3 अंक वाला से दशमलव वाला से भाग करिएगा तो जो आंसर आएगा उसमें 1 अंक के बाद दशमलव होगा। इस बात को पहले ध्यान रखिएगा। भाग किए है ना, तो दशमलव में भी भाग होता है। या 4 अंक है, 3 अंक से भाग करेंगे, 3 अंक वाले दशमलव से भाग करेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव। और यहाँ 486, यहाँ 2 है, आधा हो जाएगा। तो 486 का आधा कितना हो जाएगा 243। 243 वाला एकमात्र ऑप्शन वही आंसर हो गया। 2 से भाग करना है, 243 सीधे सीधे। आगे चलिए, 2 डब्बों में 7:5 के अनुपात में चॉकलेट रखे गए हैं। यदि दोनों डिब्बों में चॉकलेटों की संख्या में अंतर 28 का, देखिए दोनों डब्बा में चॉकलेट की संख्या में अंतर कितना का 28 का। यहाँ देखिए दोनों डब्बा में अंतर कितना का, सर एक डब्बा में 7 है, दूसरा में 5, अंतर 2 का है। अनुपात में अंतर 2 का, रियल अंतर 28 का। जो वास्तविक अंतर होगा उसको ऊपर रखेंगे, अनुपातिक अंतर नीचे, इससे अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें क्या बताना है, अधिक संख्या वाले डब्बे में चॉकलेट की संख्या, यानी कि अधिक संख्या में तो इसी में है, अनुपात 7 का मान 7 से गुना कर लीजिए। 2 से काटिए, 14 दूना 28, 14 सत्ते 98, विकल्प बी आपका यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ देखिए क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बेस सेम है, गुना में है तो पावर जुटेगा, तो पावर को जोड़िए। पावर यहाँ 3 है, 3 4 7 और 2 9, 5 का पावर 9, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। घातांक करने का बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। बेस सेम रहे, गुना में रहे तो पावर जुटता है, बेस सेम रहे, भाग में रहे तो पावर घटता है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपका विकल्प ए हो जाएगा। इस सेट की बाकी जो भी क्वेश्चंस आपका बचा हुआ है उसको लेकर के हम उपस्थित होंगे अगले क्वेश्चन में। लगातार आप प्रैक्टिस करते रहे, लगातार बने रहे। इस बैच में जो नए क्वेश्चंस हैं, जो सबसे लास्ट में आपका रेलवे का एग्जाम हुआ है, ग्रुप डी का पेपर हुआ है, उसके क्वेश्चन का डिस्कशन आपको कराया जा रहा है। तो सारे टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आते जाएगा। आगे जो भी एग्जाम की आप तैयारी करने वाले हैं रेलवे का, उसके लिए यह बैच बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो लगातार इस बैच के अंदर बने रहिए। इसके पीछे के वीडियोज़ को भी आप देखते रहिएगा, वह भी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर क्वेश्चंस तो आपको बिल्कुल नया कराया ही जा रहा है, साथ ही साथ उसको सोल्व करने का सबसे बेस्ट अप्रोच आपको बताया जा रहा है, जिसके मदद से बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।